Honorable Finance Minister, yes. माननीय सभापति जी, कल से जो चर्चा आरंभ हुई है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री वीरप्पा मोइली ने चर्चा आरंभ की और 2 दिन लगातार कई सदस्यों ने इस पे अपने विचार रखे हैं। इस वर्ष का जो बजट है उसमें 3 बुनियादी परिवर्तन किए गए। पहला, रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ हम लोगों ने मर्ज किया। दूसरा, बजट की जो तारीख थी वो 28 फरवरी के स्थान पर 1 फरवरी की, और प्लान नॉन प्लान के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त किया। रेलवे बजट 1924 में जनरल बजट से अलग किया गया था, और जब 1924 में यह निर्णय हुआ, जो फाइनेंस मेंबर थे उन्होंने 1924 का, मैं उनका भाषण पढ़ रहा था जिसमें मूल तर्क यह था कि उस वक्त सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि देश में रेलवे की थी, और रेलवे के ऊपर इतना खर्चा होता था कि रेलवे का साइज जनरल बजट के साइज से बड़ा हो चुका था, और इसलिए उनको लगा कि रेल बजट जनरल बजट का हिस्सा ना होकर इसको अलग से किया जाए, क्योंकि उसका जो क्वांटम अमाउंट था वो बजट से ज्यादा था। लेकिन उस विद्वान सदस्य ने जब ये रखा तो उनको ये कल्पना थी कि स्थिति कभी बदल भी सकती है, तो उन्होंने एक वाक्य यूज किया कि आगे जाकर देखेंगे whether the railways rates the taxes or the taxes rate the railways। और जैसा मेहताब जी ने अभी कहा अंत में कि इस वर्ष हमें 55,000 करोड़ रुपया जनरल बजट से रेलवे के लिए देना पड़ा है, और मुझे लगता है कि जब सत्र के दूसरे हिस्से में रेलवे के ऊपर चर्चा होगी तो जो विषय अभी मेहताब जी ने उठाया वो काफी चर्चा के लायक होगा। वो इसलिए होगा कि आज भी इस देश का जो रेलवे है वो स्वयं तो एक मोनोपोली एनवायरनमेंट में सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और चलता है, लेकिन उसकी जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो ट्रैफिक में भी, पैसेंजर ट्रैफिक में भी और फ्रेट ट्रैफिक में भी अब जो विभिन्न वैकल्पिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके साथ आरंभ हो चुकी है। आज लोग हाईवे के ऊपर रोड से जाना पसंद भी करते हैं। आज 70 फंक्शनल एयरपोर्ट हैं, और उसको जो जोड़ा जा रहा है हो सकता है आज साल, 2 साल, 3 साल में ये 100 से अधिक हो जाए। उसमें भी चलने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। फ्रेट के लिए भी आज जो तेल के दाम है दुनिया में, जो सड़क से माल भाड़ा जाता है उसको भी, वो भी रेलवे के साथ कंपटीशन करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, और इसलिए रेलवे कैसे चलेगा दूसरे भाग में जब चर्चा होगी तो इस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करें। आज जो परिस्थिति है वो 1924 वाली नहीं है। रेलवेज का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो जनरल बजट का एक बहुत छोटा हिस्सा है। आज तो डिफेंस पे रेलवे से ज्यादा खर्च होता है। आज लोन रीपेमेंट का इंटरेस्ट ही है जो वो रेलवे से ज्यादा है। सरकार का इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो है वो रेलवे से ज्यादा है। आज हाईवेज के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो रेलवे से बड़ा है, और इसलिए जो 1924 की स्थिति थी कि रेलवे का बजट जनरल बजट की तुलना में बहुत बड़ा था, आज अन्य आर्थिक गतिविधियों के आरंभ होने से
रेलवे का बजट एक उसका एक छोटा हिस्सा रह गया है, इसलिए रेलवे का बजट अलग हो इसके कोई तर्क नहीं बचे थे। लेकिन क्योंकि रेलवे की अकाउंटेबिलिटी है, इसलिए एस्टिमेट्स कमेटी ने जब इसकी अनुमति दी तो यह भी चर्चा हुई कि रेलवेज के ऊपर अलग से चर्चा होनी आवश्यक है, क्योंकि उसकी जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, संसद के सामने वो रहे। जनवरी 2016 में एक सचिवों की कमेटी बनी थी जिसने जनरल बजट को एडवांस करने का सिफारिश की थी, और उसके पीछे कारण बड़ा स्पष्ट था कि जब मई के महीने में फाइनेंस बिल पारित किया जाता है और राज्यों को जून के महीने में पैसा मिलता है, और जून में देश भर में अगर बरसात शुरू हो जाती है तो सही मायने में जो खर्चा होता है वो अक्टूबर के महीने से शुरू होता है। और इसलिए जो खर्चे का पैटर्न था वो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की तुलना में थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की तुलना में बहुत अधिक होता था। इट वॉज बैकलोडेड इन फेवर ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ क्वार्टर। और इसलिए मार्च के महीने में फाइनेंस बिल पास हो जाए और अप्रैल से ही खर्चा आरंभ हो पाए, ये 28 दिन बजट को एडवांस करने के पीछे ये उद्देश्य था। और 28 फरवरी की तिथि का कोई महत्व नहीं था, ये क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की एक परंपरा थी। आज से 20 साल पहले बजट शाम को 5:30 बजे इसलिए पेश होता था कि वो जीएमटी टाइम के साथ लिंक था। उस परंपरा को हमने छोड़ा और इस बार ये 28 फरवरी की परंपरा का छोड़ को भी इसकी तिथि को हम लोगों ने बदला। और यही कारण था कि कई बार Our Honorable Minister said regarding the railways budget. See, railways, what you said, the revenue may be, that is what the budget allocation may be low. But at the same time, why we have taken, there is a revenue generation is also there. Revenue generation and expenditure, both are coming together when comparing other departments. And also, railways, most of the MPs are raised to speak on that. For the infrastructure facilities, for that, they actually... You're right, that is opportunity is given. Now the general budget, very difficult to discuss that. No, sir. That is the reason I quite agree with what Mr. Thambidura is saying. Therefore, the set of financial documents with regard to the railways, you'll find the railway accounts being placed before you. In the books which have been given along with the budget, you just have to find them out. And that is why we agreed that every year, as a matter of parliamentary discipline, once grants for various ministries are discussed, there will be and there should be a separate discussion on the railways, as it used to be on the railway budget, because it's a matter of accountability. So I have no difficulty with your suggestion that the railways must be separately discussed so that the discussion to Parliament itself is not denied. अध्यक्ष जी, ये इस वर्ष का जो बजट दिया गया है उसमें यह स्पष्ट रहे कि 3 ऐसी परिस्थितियां विश्व के अंदर निर्माण हुई हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। पहला है कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी है, और विश्व की अर्थव्यवस्था की जो मंदी होती है वो स्वाभाविक है कि दूसरे देशों को भी प्रभावित करती है। अभी कहा गया कि हम अपने देश के लिए ही मैन्युफैक्चर करें, लेकिन व्यापार का बहुत बड़ा रोल होता है जीडीपी बढ़ाने में। आप ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड को निकाल दीजिए तो किसी की भी देश की अर्थव्यवस्था पर, उसकी विकास दर पर, उसकी जीडीपी के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। और इसलिए जब मंदी आती है दुनिया के बाजारों में तो जो खरीदार होता है उसकी जेब में पैसा कम होता है, और जब खरीदार की देश जेब में पैसा कम होता है तो स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर उसका असर पड़ता है, और जो आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। डिमांड कम होती है। दूसरी परिस्थिति आई है कि पूरे विश्व में, विशेष रूप से विकसित देशों में, प्रोटेक्शनिज्म का विचार पुनः पैदा हुआ है और उनकी नीतियां उस दिशा में निर्माण की जा रही हैं जिसका भी विश्व के ऊपर एक अस्थिरता अर्थव्यवस्था में पैदा होती है।
और तीसरा एक स्वाभाविक, क्योंकि हम कच्चे तेल के मूल खरीदार हैं, वी आर नेट बायर्स, और इसलिए दुनिया में उसकी कीमत कैसे चलती है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका भी एक असर रहता है। इस परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था का संचालन करना और अपनी अर्थव्यवस्था के आसपास ऐसी दीवारें बना लेना कि इस विश्व की परिस्थिति का सबसे कम प्रभाव और असर हम लोगों को पड़े, पिछले 2.5-3 साल से सरकार का यह प्रयास रहा है। मोइली साहब ने कहा कि वी लेफ्ट अ लेगेसी बिहाइंड एंड यू आर द बेनिफिशियरीज ऑफ दैट लेगेसी। The Prime Minister from the Red Fort, Moili Saab, had conceded that whichever government has come, whichever Prime Minister has come, in some measure or the other, each one, guided by national interest, has contributed to this country. But there are political situations, there are economic situations which evolve, in which governments at times run into difficulties. And if you speak in terms of the legacy, the period from 2003 to 2008, which covered the last 1 year of the NDA government and the first 4 years of the UPA government, this was globally a boom period. So world over, the world economy was doing extremely well. And when the world economy was doing extremely well during this period, every country's growth rate was moving up. On the strength of what had happened in the global economy, India additionally benefited because the reforms from 1991 downwards, the impetus of that was still being felt. 2008 saw a major global crisis. And that global crisis obviously impacted the world, it impacted us. There were indications in between world coming out of that situation. But in some way or the other, this is a prolonged global crisis which has continued. And the world still doesn't know the adequate response, how to generate more demand. Commodity prices are fluctuating. And that situation exists. Additionally, our problem was that the UPA government, and I am not saying it from a point of view of criticism, I am saying it from a point of view of introspection if we look back, suffered for reasons of domestic policy on 2 counts. The first was that you did not realize that time has now come to eliminate discretions, particularly in allocation of resources, and switch over to a non-arbitrary, non-discretionary method by which the market mechanism will determine who gets these resources. And I think this was a fundamental mistake that you made. We learned from your experiences and we corrected the course. And the result of this was that whether it was spectrum or it was coal blocks, you were inviting trouble every day. To be vested with that political power is a very enjoyable experience. But then to face the consequences of that, then start giving various explanations, face various allegations, have adverse reports, adverse court verdicts, scare away investors, and the remaining part of your term post 2008-2009 substantially got wasted in trying to fight the fallout of the misuse of those discretions. And I think this is the lesson this country learned, and we decided to stay away from this. The second was
that you were concentrating on redistribution of existing resources, which is a good thing, without concentrating on how to increase volumes of production. An equitable distribution system is desirable. We are all working for that. But then you have to enhance growth, you have to enhance productivity. As a result of which, growth started falling. Once growth started falling, all the fallouts took place. Inflation reached double figures. The current account deficit went up to 4.5%, which is wholly unacceptable. You had to come out with a new impetus to the economy, and therefore fiscal discipline and fiscal consolidation had to be sacrificed, and therefore fiscal deficit at times went up to 6.5%. And when you left the government, you left on that score with a very high rate of inflation. The stated fiscal deficit was about 4.6%. Current account deficit was still around 2% plus. And you then went out of government. And if you look at the kind of consolidation that we have done, and therefore when Mehtab ji says, reduce more taxes, spend on A, B, and C extra, the job of the government, while finding a solution of the kind that you suggested, is not to enter into another kind of problem. So consistently from 4.6 to 4.1 to 3.9, 3.5, now 3.2, hopefully next year 3%, we have brought the fiscal deficit down. Because if you have a very high fiscal deficit, it has its own consequences. The cost of your borrowings go up. And when the cost of borrowings go up, not only the center, but the states also will have to borrow at a very high percentage. And therefore, you will be spent your resources on repaying higher interests. Current account deficit jo hai, it is today 0.3%. Inflation, RBI has now targeted 4% plus minus 2. At the present level, we are at 3.6%. And therefore, if you see all these data, and not only, let me tell you, most observers felt that our decision this year to bring down the fiscal deficit from 3.5 to 3.2 was acceptable. One of the only criticisms came from your party, no, it should have been 3. 3 का अर्थ है कि हम और खर्चा कम करते। और जब प्राइवेट क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट धीरे आ रहा है, सरकार भी अपना खर्चा कम कर देगी, तो फिर ग्रोथ कहां से होगी? और एक और अंतर मैं मौली साहब आपको बतला दूं, मेरे पास आंकड़े भी हैं। What matters is not merely the fiscal deficit, it's also the quality of fiscal deficit. You can contain fiscal deficit by earning more and spending more. Because if you earn more, you will maintain the fiscal deficit. Or you can cut expenditure. And cutting expenditure has a fallout on the economy because then growth goes down. During the UPA government, where your fiscal deficits were quite high, the planned expenditure, 2012-13, budget estimate was 5,21,025 crores. Actual spent 4,13,000. तो काटा कितना? 1,07,000 करोड़.
2013-14 last year of UPA, 5,55,000 crores is your budget expenditure. Spent is 4,52,000 crores. So if you cut down over 1 lakh of crores of expenditure, 5 lakh crore का तो सारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, उसमें से 1 लाख काट दें और फिर कहें देखिए मैंने बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट मेंटेन कर लिया. So the quality of your fiscal deficit was a poor quality because you maintained it only by cutting expenditure. The last 2 years, 15-16 and 16-17, in both years, our actual expenditure is more than the budgeted expenditure. So we have spent more than what we budgeted for. And the reason for this is very clear. Our revenues in the last 2 years have gone up combinedly by 17% in each of the 2 years. And when revenue buoyancy is there, the state's share in the devolution of taxes is also higher. And therefore, the quality of fiscal deficit itself is much better. Our effort is, therefore, to have as much public expenditure possible while maintaining fiscal consolidation. Our effort also has been that resources must come from where they are available. And therefore, a record amount of FDI is also coming into the country, which keeps the economic activity going. To generate demand, and the series of steps which we have taken to ease the doing of business in India, to make sure that there are no discretions, to clean up the image of India, that India is a very corrupt society in the center and the states, and therefore decisions are taken for collateral purposes, that image is being cleaned up. In fact, one of the great things happening in India today is that there is now competition between the states, and it's a very healthy competition. आज हर स्टेट कोशिश कर रहा है कि मैं दुनिया भर से निवेशकों को लाऊं और दुनिया भर से निवेशकों को लाकर अपनी स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूं और अपनी स्टेट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दिखलाऊं. एवरी स्टेट इज ट्राइंग दैट विदाउट एन एक्सेप्शन. और हम लोगों का प्रयास यह है कि अपना जितना हमने खर्चा करना है उस खर्चे को हम ग्रामीण क्षेत्र में करें, कृषि क्षेत्र में करें, जो कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता है, बहुत बड़ी जनसंख्या वहां है और वहां सबसे ज्यादा आवश्यक है क्योंकि साधनों की वहां जरूरत है. हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़े, और जितने भी हम लोगों ने सुधार किए हैं मैं उन सब का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं केवल 3 का जिक्र करूंगा. और 3 में पहला वो जिसपे कि लगभग राजनीति में एक आम राय है, जीएसटी का. जीएसटी का एक असर है कि अगर लागू हम इसको जब से करते हैं तो ये देश एक बाजार बन जाएगा पूरा एक दृष्टि से. टुडे यू हैव 30 डिफरेंट मार्केट्स इन इंडिया. हर स्टेट का टैक्स अलग है. एक राज्य में दिया हुआ टैक्स दूसरे राज्य में उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता. Once you have a free flow of goods and services across the country, you have a system, there is no tax on tax. You'll have a much better, efficient tax system where every limb of the transaction will be caught in the IT network. And that is the reason that all political parties have supported it and every state government is cooperating with it. And I must say that there was only one political party which abstained at the time, the AIDMK. But now that it has become a constitution amendment, the Tamil Nadu government is also actively participating in finding a solution to all the issues that arise for the implementation of the GST. So in the implementation, most of the contentious issues have been sorted out, mostly by unanimity itself. Tamil Nadu is not
years you said, then afterwards what will happen? That is our problem. Sir, after that, you'll be a much happier state with much larger revenue. So have no. Yes, please. Sir, coupled with it, इसके अलावा मैं पूरी चर्चा क्योंकि हम 3 दिन पहले कर चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं कहूंगा। डीमोनेटाइजेशन को आप जीएसटी के साथ लिंक करके देखिए। जीएसटी का प्रभाव यह रहेगा कि कोई भी वस्तु आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगता है, वो सिस्टम में आएगा। वो रॉ मटेरियल से उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है, उसमें कई इनपुट प्रोडक्ट्स लगते हैं, उनको वो आएंगे सिस्टम में। वो जो फैक्ट्री से बाहर निकलेगा वो ट्रांजैक्शन उसमें आएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट होगा, किसी शहर में मूवमेंट होगा, वो उसके अंदर आएगा, उपभोक्ता तक जाएगा तो उसका मूवमेंट होगा। हर स्टेज पे जो टैक्स दिया है पिछली ट्रांजैक्शन पे टैक्स, उसमें क्रेडिट मिलेगा। और किसी ना किसी स्टेज पर कोई इवेजन करता है तो उसको पकड़ पाना अपने आप में संभव होगा। एक ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है जिसमें इवेजन नहीं होगा और राज्यों का हिस्सा भी बढ़ेगा, केंद्र का भी बनेगा। इसके साथ आप अगर विमुद्रीकरण को देख लें, उस पूरी चर्चा में मैं नहीं जाता। इसका एक असर क्या हुआ, सबने कहा कि हम अधिकतर रूप से कैश इकोनॉमी थे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कैश करेंसी का जीडीपी में एक छोटा हिस्सा होता है, हमारा लगभग 12.2% है। 86% हाई डिनोमिनेशनल करेंसी है। हम इन सब विषयों को छोड़ दें, लेकिन हाई कैश इकोनॉमी में एक स्वाभाविक असर है कि कैश इकोनॉमी को से पैरेलल इकोनॉमी जीवित होती है और चलती है। ये ठीक कहा आप लोगों ने कि ज्वेलरी में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, संपत्ति में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको डील करने के लिए अन्य सरकार के कदम चल रहे हैं। लेकिन जब तक वो कदम पूरे लागू नहीं होंगे तब तक कैश चलने दीजिए, ये तो कोई तर्क नहीं है। और इसलिए जब कोई भी देश विकसित होता है, डेवलप होता है, ये क्या कारण है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि 2 साल लगातार हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। We are the fastest growing economy in the world. We are aspiring to be moved from a developing country to a developed country. But we see virtues of only cash. And cash does lead to evasion. It leads to a shadow economy. It leads to a parallel economy. ये ऐसा नहीं होता। अब हर एक के जवाब नहीं दिए जाएंगे। आप प्लीज कंटिन्यू। यस दादा और इसको राजनीतिक दृष्टि से मत लीजिए। टैक्स इवेजन जो होता है और जितनी बुराइयां भ्रष्टाचार से लेकर, आप अपनी स्टेट का उदाहरण ले लीजिए। ये जो राजनीतिक समस्या और एक आर्थिक सामाजिक समस्या आपके राज्य में आई है कि लोग अपनी सेविंग 1% 2% एक्स्ट्रा ब्याज के लिए चिट फंड में डालते हैं और उसकी वजह से राजनीतिक संकट भी आते हैं, ये सब कैश इकोनॉमी का असर है, ये भूलिए मत। दीज आर ऑल वाइसेस ऑफ द कैश इकोनॉमी। देखिए सर, nobody, it is bare common sense. Sir, it is bare common sense. In a less cash economy, that there could be even crime in a less cash economy. But don't forget the underlying factor
that studies after studies, including the UPA's white paper of 2012, placed in this house has said, cash is the biggest facilitator of all crime. There will be crime even if there is no cash. Supposing you are a totally cashless society, crime will still take place. But that cash... Sir, the 2012 report may have fallen short. I have said this earlier, so pardon me for repeating it. Nowhere in the world would a Marxist ever say that there are virtues of cash. It's only in India that the Marxists are saying that there are virtues of cash. Please, please. No, nothing will go on record. ये चर्चा ऐसी समाप्त नहीं होगी. Mr. Finance Minister, please. No. Please, please. Nothing will go on record. Only Finance Minister statement. This will not. और अगर मैडम इसका एक असर है, चलिए सरकार के निर्णय का एक असर है कि जो कैश एक तरह से अनोनिमस होता है, गुमनाम होता है. जब कैश की करेंसी घूमती है तो किसके बिहाफ पे घूम रही है उसकी मालकियत नहीं होती. आज कैश जब बैंक के अंदर 8 नवंबर और 30 दिसंबर के बीच में जमा हो गया और उस कैश का लेटेस्ट स्वागत राय जी, you are so senior that you should have understood that instead of trivializing it, today, let's be clear, let me answer your triviality now. Let me answer your triviality. Today, from all over the country, it's clear that lakhs and crores of rupees has come into the banking system. This money from various banks through the currency chest will reach the Reserve Bank. Reserve Bank obviously is going to undertake an exercise of exactly counting the currency. Counting machine hai, but as I said, it's an exercise which is time consuming. Reserve Bank may be able to give you some rough estimates, but after deleting what could be the fake currency, etc., the Reserve Bank as an important institution will have to come out with the accurate figure. You see, they would give an approximate assessment as to how much money is coming. Today, when they have to give their final figure, they have to assess through every note through the counting system that they have. And therefore, it is not an easy system which they would do it hurriedly and then keep correcting that exercise. Now that entire money has come into the system, you will find what are the effects which will take place with this money having come into the banking system. The first, the capacity of the banks to lend has increased. Second, banks in one go said we are in a position today to absorb this money because this is low-cost money and give some lending, bring some interest rates down. Thirdly, when further transactions in this money are going to take place, obviously the size of the formal economy is going to increase. And when the size of the formal economy increases, and I'll make good this with evidence now, when the size of this formal economy increases, your quantum of both indirect and direct taxes, both with the center and the states, move up. And I'll now give you the reason why. I was, madam, मैं पिछले वर्ष के, इस वर्ष के बजट में भी मैंने कहा, मैं टैक्सेशन फिगर्स देख रहा था. कॉर्पोरेट टैक्स में, क्योंकि दुनिया में मंदी का माहौल है, तो 6-7% की वृद्धि हुई है. पर्सनल इनकम टैक्स में अचानक 38% की वृद्धि हो गई. स्लो डाउन ईयर्स में 38% की वृद्धि होने के पीछे बड़ा स्पष्ट कारण है कि जिस व्यक्ति ने पैसा जमा करवाया है, और अभी तो योजना चल रही है गरीब कल्याण योजना,
उसको मालूम है मैंने कितना करवाया है, और उसमें से एक अंश लोग होंगे जिनको उसकी टैक्स के अंदर उसकी व्यवस्था बंदोबस्त करना पड़ेगा। दूसरा, नवंबर और दिसंबर के 2 महीने थे जो कठिनाई के महीने थे। नवंबर के महीने में कई व्यवस्थाओं के लिए पुरानी करेंसी चल सकती थी, दिसंबर में नहीं चल सकती थी। तो हर विशेषज्ञ का यह मानना था, कि दिसंबर के महीने में टैक्सेशन कलेक्शंस बिल्कुल नीचे आ जाएंगे क्योंकि इकोनॉमी श्रिंक करेगी। केंद्र में जब आया तो एकदम दिसंबर में बढ़े हुए थे। हर राज्य का फिगर अगले महीने की 22 तारीख को मिलता है, तो 22 जनवरी को राज्यों के आंकड़े भी आ गए। तो राज्यों का वैट भी कम हो जाना चाहिए था सबका। मैंने एक एक राज्य का आंकड़ा पढ़ा। मैंने उस दिन बतलाया 2 राज्यों को छोड़ के हर राज्य का आंकड़ा दिखा रहा था कि दिसंबर के महीने में टैक्सेशन कलेक्शन बढ़ गया। 2 बड़े राज्यों को छोड़ के हर बड़े राज्य का बढ़ गया। अब जिस वक्त करेंसी की कमी थी और व्यवसाय श्रिंक कर रहा था, तो इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ गया, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ गया। और इसका कारण यह था, this is only a preliminary analysis I have made, that when monies went into the banking system, even during the stress period, the size of the formal economy was increasing. And therefore, when the size of the formal economy was increasing, immediate indications of that were visible. Now, why did the sales of two-wheelers fall? Why did the sale of real estate fall? Sir, therefore, if you have read the entire analysis in the data, it presents a very mixed picture. Yeah, now you are slowly coming out with the truth. I'll give you the full truth now. आप किसके स्टेट में? 2 स्टेट में क्यों कम? ये तो वो राज्य वाले पूछे और अपने पड़ोसियों को देखें। कंपेटिटिव फेडरलिज्म में बंगाल को अपनी तुलना फिर बिहार से, उड़ीसा से करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों से, कि उस क्षेत्र में बढ़ गया, मेरा कम क्यों हुआ। अब आपने ये कहा आपके एग्रीकल्चरल सोइंग बढ़ गई। इट्स अ फैक्ट। टैक्स कलेक्शंस इंक्रीज्ड। Vehicles presented a mixed picture, and the mixed picture was that car sales have gone up, two-wheelers declined, which actually means that two-wheelers indications that during that period Yes. Sir, Arun ji, please, the please. reason is people in the informal economy purchase more scooters and more two-wheelers. And because the informal economy now is in the process of an integration with the formal, there is a challenge as far as the informal economy is concerned. This is what it means. Now, you wanted to know how much is what is the comparison in other parts of the world. How much we are 12.2% of GDP. Now let me, प्लीज अरुण जी, प्लीज यू ट्राई। Madam. चेयर से बात करें। 8 घंटे से ज्यादा चर्चा हो चुकी है। Now he want- No, you Suno. don't answer such questions. It is not necessary. I have already said that nothing will go on Madam. record. चर्चा हो चुकी है। It is not like that. No. I am sorry. You have not taken my permission. It is not like this. बैठे बैठे आप बोले और कुछ हो। No, I am not allowing. I am sorry. I am telling him. Yes, I am requesting the minister not to answer such questions. Madam, Yes, Mr. Minister, you should know. Madam, Yes.
some people have been debating on this with half-baked information for the last over 2.5 months. India is 12.2%. The total economy is the GDP. Now let me give you the examples. Sweden is 2.12, South Africa is 3.56, United Kingdom is 3.6, Canada is 3.8, Brazil is 4%, Australia is 4.4, and China, Salim Saab, China is only 4.7. And therefore, if you compare it, I have given you the figures of all emerging. Madam, you can compare it with advanced economies. Yes. You can compare it with advanced economies. Yes. You can compare it with advanced economies. You can compare it with emerging economies. And India falls in the category of emerging economies. दोनों की तुलना में 2, 2.5 और 4% के बीच में बाकी दुनिया है, हम 12.5%, 12.2%. तीसरा मैडम, एक परिवर्तन, और सौगत रॉय जी ने इस, मेरा मोइली साहब ने भी उठाया, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में उसका जिक्र आया था कि मिनिमम बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में एक बहस आरंभ की. पिछले वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर था जो सब्सिडीज इस देश के अमीरों को मिलती हैं. सब्सिडी तो गरीब आदमी के लिए होती है, और इकोनॉमिक सर्वे के पीछे एक उद्देश्य यह होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजर्स इसको बनाते हैं कि भविष्य के लिए भी कुछ एजेंडा के विषय टेबल पे रखें ताकि समाज में उसकी चर्चा हो. अब सब्सिडी अमीर आदमी के लिए नहीं होती. इस बार इकोनॉमिक सर्वे में भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक सुझाव आया, और उससे भी पूर्व जब राज्यों के अभी बजट चल रहे हैं, तो केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का बजट आया, तो वहां के वित्त मंत्री ने अपने राज्य के बारे में कहा कि हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ जाना चाहेंगे. और उसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि जितनी भी सब्सिडीज केंद्र और राज्य देते हैं उसको मिला लिया जाए, और उसके वैकल्प में सब्सिडी की व्यवस्था यह हो कि जितने गरीब लोग हैं, हर गरीब परिवार को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम सरकार दे. वो विकल्प के रूप में है. एडिशनल के रूप में होगा तो शायद किसी राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास वो साधन नहीं होंगे. ये एक चर्चा के लिए उन्होंने विषय दिया है, लेकिन उसके बगैर भी आधार प्लेटफॉर्म और जैम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके जो एक बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आया है आर्थिक सुधार का, उसमें सच में अगर हम देखें तो उसका बहुत बड़ी सेविंग हुई है, और ये गरीब आदमी के लिए है, उसके पक्ष में इसकी टारगेटिंग हो, इसका एक प्रयास होता रहा है. इसके अतिरिक्त बजट के पीछे एक मूल विचार क्या था? एक मूल विचार जो था, मैं सिर्फ 3-4 विचार आपके सामने रख देता हूं. यह भी कहा गया कि जॉब क्रिएशन कैसे होगा. आज सरकार खर्चा ज्यादा करे जिससे अर्थव्यवस्था ज्यादा चले. एक्सपेंडिचर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 3,96,000 करोड़, जिसमें से केवल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, हाईवेज, आपका पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इसमें से 2,41,000 करोड़ केवल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग 3,96,000 करोड़ रुपया इस बजट के अंदर खर्चा दिया गया. दूसरा, रेलवे सुरक्षा का विषय उठाया गया. दिक्कत है,
और इसलिए पहली बार हम लोगों ने सोचा कि रेलवे की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रेलवे सुरक्षा का एक फंड क्रिएट किया जाए, जिसका आरंभिक कुछ पैसा बजट में से आएगा, बाकी रेलवे अन्य साधन लेंगे। पिछले दोनों सालों से हर वर्ष 10% करके हम डिफेंस का आउटले इसमें बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में 58,663 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,28,560, यानी कि लगभग 1,86,000 करोड़ रुपया केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, ग्रामीण सड़कों के लिए, रूरल हाउसिंग के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, गरीबों की अन्य योजनाओं के लिए इस बजट के अंदर उसका प्रावधान किया गया। राज्यों में, मैं पूरा आंकड़ा अभी आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन राज्यों में क्योंकि हमारा टैक्स कलेक्शन पिछले साल भी 17% बढ़ा, इस साल भी बढ़ा, तो स्वाभाविक है कि 42% के आधार पर राज्यों को अधिक मिलेगा। इसके अलावा राज्य को क्या मिलता है? जो राज्य कलेक्ट करता है वो राज्य का, केंद्र की किटी में से 42% राज्य का, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में से हम अलग देते हैं कुछ पूरा और कुछ 60-40 बेसिस पे। तो जब आप किसी योजना के संबंध में पढ़ते हो और वो 60-40 की है, तो केंद्र अगर 60 खर्चता है तो 40 राज्य भी खर्चता है। ऐसी कई योजनाएं हैं, और इसलिए राज्य को जो पैसा मिलता है वो जनता के वेलफेयर के लिए मिलता है, उसका भी हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ। इसके अतिरिक्त पहले मनरेगा में क्या होता था कि 40,000 करोड़ बजट में दिखलाया जाता था, ताली बजती थी, और 26,000 साल के अंत में खर्च होता था। जो 1 लाख सवा लाख करोड़ काटते थे साल के अंत में, उसमें मनरेगा भी कटता था। हम लोगों ने पिछले साल 38,000 देकर 47,000 करोड़ खर्च किया, और इस साल उसको 48,000 करोड़ बना दिया। उसका भी खर्चा एकदम बड़ा है, कम नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन सुधरी है। I am sure with additional resources, your state government will spend more. Sir, इसके अतिरिक्त 2-3 विषय हैं माननीय अध्यक्ष जी, जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। टैक्सेशन के संबंध में आज तक इस देश में सभापति जी जितने बजट आए हैं, अगले दिन सुबह समाचार पत्र में इतना आता था कि किस किस चीज की कीमत बढ़ी है। What all has started costing more? बजट एक्सरसाइज केवल इतनी थी कि कुछ ना कुछ विषयों के ऊपर आप यू डू टिंकरिंग विद द टैक्सेस। ये पहला बजट है इस देश के इतिहास में जिसमें हमने लगभग टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं। एक वर्ग का बढ़ाया है, वो जिसकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है उसके ऊपर एक सरचार्ज अमीर लोगों पे लगाया है। उसके अतिरिक्त हर व्यक्ति जो इनकम टैक्स देता है, हर व्यक्ति उसका कुछ ना कुछ मात्रा में कम हुआ है। और इसके पीछे जो 5 लाख तक का स्लैब है, अब आप देखिए कि इस सरकार ने पिछले 3 वर्षों में उस संबंध में क्या क्या कदम उठाए। 2 लाख की लिमिट को हमने 2.5 लाख किया। अब हमने कहा कि 2,500 का टैक्स की कटौती मिलेगी, तो 2.5 लाख की भी वर्चुअली 3 लाख तक टैक्स फ्री हो गया। उसके अतिरिक्त हाउसिंग लोन्स 2 लाख से 2.5 लाख कर दिया। 80C को 1 लाख से हम लोगों ने 1.5 लाख कर दिया। तो अगर कोई भी टैक्स पेयर छोटे ये डिडक्शंस कुछ ले लेता है, तो 5 लाख वाले को हमने 10% से 5% लाने के पीछे कारण यही था कि जो मेहताब जी कह रहे थे, उन छोटे टैक्स पेयर के हाथ में पैसा ज्यादा हो। आज कीमतें भी बढ़ी हैं, इसलिए उनका बोझ कम हो। और क्योंकि हम टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स नहीं देते, उनको लगे कि टैक्स नेट में आना, अगर 2-4 हजार रुपए देकर मैं 4, 4.5, 5 लाख तक की रिटर्न फाइल कर सकता हूं, तो उनको आकर्षित भी करना ताकि टैक्स बेस इस देश का बढ़े। दूसरा बड़ा रिलीफ हम लोगों ने दिया, तो
तो एमएसएमई प्लस सेक्टर को दिया कि जितनी भी इस देश के उद्योग हैं जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ तक की है और 96% कंपनीज इस देश में उस श्रेणी में आती हैं और ये जॉब क्रिएटर हैं इस देश के, और इनको टैक्सेशन में 5% की हम लोगों ने छूट दे दी, कम कर दिया। तो उसके पीछे एक तर्क ये दिया गया कि बड़े वालों को क्यों नहीं दिया, और मैंने उसका बजट में एक उत्तर दिया कि जो एग्जेम्पशंस हैं उसका इस्तेमाल करके जो बड़े उद्योग हैं वो वैसे ही 25% दे रहे हैं। ये तो छोटे वाले थे जिनको 30% देना पड़ता था, तो इसलिए दे वर द इंटाइटल टू दैट रिबेट इटसेल्फ। और छोटा एमएसएमई सेक्टर और मध्य स्टेज की जो इंडस्ट्री हैं जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार बनाती हैं इस देश के, उसका टैक्स हम लोगों ने कम किया। हाउसिंग सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग को इनकरेज करने के लिए पिछले साल भी हम लोगों ने सुविधा दी, इस साल भी हम लोगों ने सुविधा दी, और इसलिए उसके पीछे उद्देश्य है कि ये सेक्टर डिमोनेटाइजेशन के बाद विशेष रूप से और जो विश्व के अंदर मंदी आई है उसकी वजह से ये सेक्टर एक प्रकार से खड़ा हो। काले धन के खिलाफ जो सरकार की एक नीति रही है उसको हम लोगों ने बनाए रखा। और एक विषय जो मेहताब जी ने सबसे अंत में लाए थे, he raised the issue of political funding. Mehtab ji, we need solutions. We don't want an argument where people have a problem with every solution. And that is the tragedy of political funding in India. Whichever solution you suggest, people will suggest the problem arising out of that. Now, what is in reality the situation? You were right when you said people prefer to give by cash because cash has anonymity. And today, 70 years after independence, a bulk of India's politics is being funded through unaccounted money. Nobody in this house can deny that. We've made a major serious effort to legitimize it. We have said you pay by check. The donor and the donee both get a tax advantage. We have said that pay by the digital mode. Actually, that is the best. Every political party has hundreds and thousands and lakhs of its supporters. Small donations through the digital mode. एक समय था जब इस देश के अंदर छोटे छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता इलाके में पर्चियां काटते थे, 50-100 रुपए इकट्ठा करते थे और फिर चुनाव पार्टियां लड़ती थी। वो व्यवस्था कम हुई है। उसको आज डिजिटल मोड के ऊपर अगर आपके समर्थन देने लग पड़े, अमेरिका में जब राष्ट्रपति ओबामा पहला चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा मैं बड़ा डोनेशन नहीं लूंगा, मैं छोटे डोनेशंस लूंगा, और डिजिटल मोड से ऊपर छोटे डोनेशंस लेकर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का। तीसरा, ये 2000 का जो आंकड़ा है ये हमने तय नहीं किया, ये चुनाव आयोग का सुझाव था। चुनाव आयोग ने कहा इस 20,000 को 2,000 कर दो ताकि कठिन हो जाएगा। अगर सबकी सर्वसम्मति की राय हो समाप्त कर दो, वो दूसरा विषय है। फाइनेंस बिल पे जब चर्चा होगी तो इस पे चर्चा करेंगे। और चौथा, जो डिजिटल मोड वाला हम लोगों ने कहा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कहा, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि कुछ अगर गोपनीयता नहीं रहती तो फिर तो बेहतर है व्यक्ति चेक से ही दे दे। और चेक से देने वाली व्यवस्था में जो डोनर है उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी। आइडेंटिटी पता चलेगी तो उसको डर लगता है कि कोई दूसरा राजनीतिक विरोधी मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करे। उसको एक और डर लगता है कि किसी ने आपकी राजनीतिक दल को चेक से पैसा दिया और 2 साल बाद स्वाभाविक तरीके से उड़ीसा सरकार ने उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो हर राज्य में ऐसे लोग हैं जो PIL डालेंगे, जी उस पैसे के बदले में ठेका मिला। तो देने वाले भी डरते हैं। अब कौन सा तरीका है कि पैसा इसमें लेजिटिमेट हो, टैक्स पेड हो, अकाउंटेड हो, लेकिन इस एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर के जो एडवर्स परिणाम है जिससे लोग डरते हैं वो ना रहे। ये वास्तविकता है। आदर्श व्यवस्था तो यह है कि सबके नाम बतला दिए जाएं,
लेकिन वो उस आदर्श व्यवस्था में हम लोग जाएंगे तो फिर देने वाला कैश में देगा और लेने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए इस व्यवस्था को हम लोगों ने बनाया है। बैंकिंग सीक्रेसी लॉ है बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट में। बैंक किसी अकाउंट होल्डर की डिटेल नहीं दे सकता किसी को, सरकार को भी नहीं देते, कोर्ट को भी नहीं देते। आप बैंक से देने वाला बॉन्ड्स खरीदेगा चेक से पेमेंट करके, उसको मालूम है मैंने कितने खरीदे, उसकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, उसने आगे किस किस को दिए ये केवल उसको मालूम होगा। हर राजनीतिक दल को एक प्री डिक्लेयर्ड अकाउंट इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, एक अकाउंट, और आपको अगर 100 लोगों ने बॉन्ड्स दिए तो 100 के 100 उसी अकाउंट में जाएंगे। आपके हाथ में भी, यानी राजनीतिक दल के हाथ में भी वो बैंक ट्रांजैक्टेड पैसा होगा, देने वाले का भी टैक्स पेड पैसा होगा, उसके बैंक में से निकला होगा। ये एक व्यवस्था हमने सोची है। इफ यू हैव एनी इंप्रूवमेंट्स टू सजेस्ट, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन एंड इंप्रूवमेंट, बट डोंट at the finance bill. I am not answering this. I am not opposed to your idea. But your optimism is based on the fact that when state funding starts, only funds provided by the state will be used in elections and nobody will use private funds in elections. So your optimism is based on this one belief, which is not consistent with the Indian reality. Now, Yes. therefore, if somebody has, Mehtab ji, if you have any improvements to suggest to this idea, we'll welcome this. Because this is a matter which concerns all of us. We have put a proposal on the table. At the stage of finance bill, it will be discussed. We are willing to, we are, Even for simultaneous elections. we can improve on it, but don't suggest a problem for every solution. Because if we suggest a problem for every solution, then probably the present status quo, which is not an ideal situation, will continue. One last issue that I want to touch is the issue of NPAs, which Moily Saab raised. Moily Saab, this NPAs is a self-goal for you. Self-goal, when you say your percentages have increased, they have not increased because we started giving much higher unaccountable loans. Most of these are loans given during that 2007, 8, 9 period, when the boom period of the economy was there. It is the same loan which disproportionate loans to certain industries were given. Most of these NPAs are not farmers. ये किसानों के नहीं हैं, ये बहुत छोटे छोटे लोगों के भी नहीं हैं, ये बड़ी कंपनियों के हैं। ये आपकी लेगेसी है, आपकी देन है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हर साल उसका ब्याज बढ़ जाता है, इसलिए 4.1 से 5.1 और 6.1 हो जाता है। So what is the increase which you read? जो हमारे खाते में आप डाल रहे हो, वो आप द्वारा किए हुए कर्मों के ऊपर ब्याज हम दे रहे हैं। और क्योंकि Sir, the problem is not with our management of the banks. Sir, Moily Saab, the problem is not with our management of the banks. The problem was with your over-management of the banks. Now, In retrospect, if you
if you see the picture, scenario, you are, as after you came, as on today, your loan growth is 3-decadal low. This has never happened in the history of the country. Sir, I'm glad you've changed your argument. Now, so one thing is very clear, that this increase in NPAs is for two reasons. One, on these indiscriminate loans which were given, interest has added on. And second, some of these NPAs were being hidden under the carpet. After the asset quality review that the Reserve Bank ordered, the total amount due to every bank, the correct figure has been stated. Secondly, what better evidence is, your leader has infinite number of times said that we gave some 1,200 crore rupee advantage to one person who has fled to London. I have heard this at least a dozen times. Not a rupee advantage by any bank since 26th of May 2014 has been given to that person by any bank whatsoever. This falsehood has been repeated indefinitely. But now the documents which have come out, and they are all over, that this was happening not by the banks, but this was happening through intervention of North Block. And the bank officials are having to pay for it now. So the problem of NPAs is partly the slowdown. You are right. But it is substantially the over-management of the banking system that you did. And those indiscriminate loans during that period which were given only to a select few, and it is those major industries. Unfortunately, now you have shifted allegation and said, we did all this, what have you done now to manage it and correct it? So your allegation is that your sins have not been corrected and reversed by us. This certainly can't be a charge on us. Therefore, please introspect as far as the NPAs are concerned. Madam, that's all I had to say. I have taken more time than what was due. I commend the budget to this Honourable House for its excellence. Thank you. Thank you.